Good afternoon to you all. So, do you know that around 2500 years back, there were many villages. There were many villages which turned into kingdoms, and they were arose at the most powerful kingdoms. At one point of time, they arose at the most prominent kingdoms in India. Okay, so how did they arose to such a powerful position? Today we will find out. Okay, so we are going to start with chapter Rise of Kingdoms. So it is a chapter on ancient history, class 6 history. Basically we are starting Rise of Kingdoms. What happened after, as we all know that after Rig Veda there comes later Vedic age, and after later Vedic age two most prominent religions arose, Jainism and Buddhism. Around this time only these kingdoms also arose at that time only. So what were the situations that led to the rise of these kingdoms? What were the situations and what were the effects? What were the causes? What were the reasons? We'll today find out. Okay, so these kingdoms were called Mahajanpad. These kingdoms were called Mahajanpads. So क्या हुआ था जब हम लोग ऋग्वेदा पढ़ रहे थे? ऋग्वेदा में हम लोगों को पढ़ा था कि जन थे, यानी ट्राइबल पॉलिटी थी, एक टाइप से ट्राइब्स थे, जन, ठीक है। जब काफ़ी जन मिले तो क्या बना? जनपद बना। सो हियर वी से जन। इन लेटर ऋग्वेदिक एज द जन कन्वर्टेड इनटू जनपद्स, एंड व्हेन मेनी जनपद्स कंबाइंड टुगेदर दे हैव फाउंड महाजनपद. Now what do you mean by Janpads? Janpads means the where local people settled. Okay, the land where the local people settled. Land where local people settled down. They were called Janpads. तो लेटर वैदिक के बाद जनपद बने, और जनपद से ही जब बहुत सारे जनपद आपस में मर्ज हुए तो महाजनपद बन गए. ठीक है, क्या हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा था कि लेटर वैदिक के टाइम पे, मतलब ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में जो एक मेजर चेंज आया था वो था डिस्कवरी ऑफ आयरन. क्या था? पढ़ते हैं. लेटर वैदिक एज 1000 BC में स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट चेंज आया था. क्या? लेटर वैदिक में डिस्कवरी ऑफ आयरन. आयरन डिस्कवर कर लिया गया था. अब आयरन डिस्कवर कर लिया गया तो वो उससे एग्रीकल्चर को बहुत बेनिफिट हुआ, फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स इन्वेंट होने लगे थे, टेक्नोलॉजिकल टूल्स जिसको हम लोग कह सकते हैं. नए नए तरह के टूल्स डेवलप होने गए. टूल्स डेवलप हुए जब बने, जैसे कि एक्स बने, स्पेयर्स बने, तो उससे फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए आसानी हो गई. फॉरेस्ट क्लियरेंस होने लगा. जब फॉरेस्ट क्लियरेंस होने लगा तो नई नई जगह भी इस्टेब्लिश होने लगी, जैसे कि नई नई जगह अब लोग फैलने लगे, यानी सिटीज़ डेवलप होने लगी. हम लोग कह सकते हैं कि एरिया एक्सपैंड होने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा. एरिया एक्सपैंड होने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटल डाउन होने लग गए. ज़्यादा से ज़्यादा सेटल डाउन होने लग गए. जब सेटल डाउन होने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, जब देखा कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा बूम करने लगा. जब एग्रीकल्चर बूम करने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स अराउज होने लगे, यानी जन से जो है जनपद बन गए. नाउ जन कन्वर्टेड इनटू जनपद. ये देखिए, ये हुआ था. डिस्कवरी ऑफ आयरन सबसे पहले हुई, तो एग्रीकल्चर भी, फिर एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होने लगा. एग्रीकल्चर से टूल्स भी डेवलप हुए, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे. और भी बहुत अदर पार्ट्स में जब ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोग एक्सपैंड करने लगे और सेटल भी होने लगे, यानी सिटीज़ धीमे धीमे, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन एक कह सकते हैं हम लोग, होने लगा था उस टाइम पे. तो एरिया भी एक्सपैंड करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में, यानी लोगों के रहने के लिए. तो लोग सेटल डाउन होने लगे, तो जन क्या कन्वर्ट हो गए, फिर जनपद में कन्वर्ट हो गए. क्यों? क्योंकि फार्मिंग के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स डेवलप हो गए थे. ठीक है, सो दिस लेड टू, ऑल दीज सिचुएशंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, लेड टू द राइज ऑफ महाजनपद्स. ओके, अब
जब लोग सेटल होने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी महाजनपद बनने लगे, यानी किंगडम्स बनने लगे, तो किंगडम्स में क्या होने लगा, जब किंगडम्स इस्टेब्लिश होने लगे तो किंगडम इस्टेब्लिश होने के बाद परमानेंट आर्मी रखनी पड़ेगी, तो परमानेंट आर्मी रखी गई। एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा था लोगों को, यानी एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था, तो टैक्सेस जैसे कि भाग और भाली टैक्सेस कंपलसरी कर दिए गए थे उस टाइम पे, जो कि नहीं थे। तो टैक्सेस का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया, ठीक है। यानी टैक्सेस जो है 1/10 ऑफ द टोटल रेवेन्यू शुड बी गिवन टू द किंग। ओके, सो भाग होने लगे थे, भाग और बाली, जो कि वॉलंटरी थे, तो उसको कंपलसरी बना दिया गया था। ये हो गया था। आर्मी सेटल कर दी गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर किंगडम स्टेब्लिश हो गए। तो किंगडम जब स्टेब्लिश हो गए तो फिर क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट भी फिर होने लगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल फॉर पावर, यानी किसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आएगा। पावर यानी एरिया, यानी कौन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जगह कब्जा सकता है, क्योंकि ये महाजनपद टोटल 16 थे। देवर टोटल ऑफ 16 महाजनपद। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से मिलता है हम लोगों को, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से हम लोगों को ये एविडेंस मिलते हैं कि देवर टोटल ऑफ 16 महाजनपद एट दैट टाइम, टोटल इन इंडिया 16 महाजनपद। ओके, अराउंड इन 6th century, टाइम पीरियड वाज अराउंड 6th century BC. So there were total around 16 महाजनपद टुगेदर इन इंडिया। जब 16 महाजनपद होगा तो अलग अलग एरिया में थे, ठीक है। तो अब इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन हराएगा एक दूसरे को, तो पावर स्ट्रगल शुरू होगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि कौन एक दूसरे को हराएगा, कौन कितना ज़्यादा एरिया कब्जा सकता है। तो बात कहाँ हो गई, लैंड की, कि किसके पास कितना लैंड है और वो लैंड कितना और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है अपना। तो जिसके हाथ में पावर, जिसका लैंड कब्जा कर लेगा वही में पावरफुल होगा इंसान, ठीक है। उस टाइम पे देवर मेनली टू there were two main political system at that time. There were mainly two main political system. The first is republic and the other one is monarchy. Now what happened in the republic? A group of people were elected by people only. Okay, like it's a kingdom which is ruled by the people only, or we can say a group of people, and those group of people were elected by the people, means common people only. Okay, so ruled by group of people, and these people were elected by people only. And what happened in the monarchy? The kingdom was ruled by a king और a hereditary. Hereditary मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये था मोनार्की कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिपब्लिक किंगडम अगर देखें तो कुछ थे, तो वो थे, और मोनार्की किंगडम देखें तो क्या कहते हैं, अंगा जो था वो मोनार्कियल किंगडम था। अंगा जनपद, अंगा महाजनपद जो था वो मोनार्कियल किंगडम था। और यहाँ पे देखें तो मल्ला जो था वो रिपब्लिक किंगडम था, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है रिपब्लिक और मोनार्की में। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स जो उस टाइम पे बने थे, यानी महाजनपद जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बने थे, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट किंगडम्स वर मगध, कोसला, अंगा, और अवंती,
ठीक है, वत्सा भी था, ठीक है, वत्सा, अंगा और अवंती किंगडम ऑल्सो। सो दीज वर द मेनली प्रोमिनेंट किंगडम्स या महाजनपद जो कि उस टाइम पे बहुत पावरफुल स्टेब्लिश हुए थे। टोटल 16 थे, लेकिन ये कुछ थे जो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल निकल गए थे। ओके, सो वील फोकस ऑन मगध किंगडम। ओके, भी आप लोग सिर्फ मगध किंगडम के बारे में पढ़िए, क्योंकि मगध जो था वो इंडिया में सबसे पावरफुल किंगडम यही था उस टाइम पे। अगर महाजनपद में सबसे ज़्यादा मगध किंगडम ही जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था इनको। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद मगध किंगडम। सो मगध की अगर हम लोग लोकेशन देखें, सो मगध वॉज लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड द सोन रिवर। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड द सोन रिवर। ओके, दिस मगध। ओके, जो गंगा और दो नदियों के बीच में जब किंगडम है तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी होगा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। जब फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी बेनिफिट फॉर इट इज़ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, फार्मिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा। उसके बाद जब फार्मिंग होगी तो टैक्स भी लिया जाएगा, तो टैक्स जब लिया जाएगा तो उससे लार्ज आर्मी भी फिर मेंटेन रहेगी, क्योंकि आर्मी को देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो लार्ज आर्मी मेंटेन रहेगी। लार्ज आर्मी के साथ साथ यहाँ पे एक और बेनिफिट था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन माइंस थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन माइंस मिले थे देखने को। ठीक है, ये जो एरिया था मगध का, ये फॉरेस्ट से सराउंडेड था, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से सराउंडेड जो था, तो इससे क्या हुआ कि इन्वेडर्स को अटैक करने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि पूरे जंगलों में बसा हुआ था। तो इन्वेडर्स अटैक कर नहीं सकते। इन्वेडर्स कहाँ अटैक करेंगे? जहाँ पे खाली जगह होगी। खाली जगह यहाँ पे सन्नाटा, मतलब एकदम क्लियर एरिया यहाँ पे था ही नहीं, पूरा जंगल ही था। ठीक है, तो ये बेनिफिट था मगध किंगडम को, तभी मगध जो है इतना ज़्यादा बहुत मतलब सक्सेसफुल किंगडम हुआ। ठीक है, अच्छा, कैपिटल इसकी क्या थी मगध की? मगध कैपिटल इज राजगिरिया। ओके, ये जो थी सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ये जो जगह थी इट इज सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय 5 हिल्स। 5 जगह के चट्टानों से ये जगह जो थी पूरी तरह से एक प्रोटेक्टेड थी। तो एक और बेनिफिट था यहाँ इस जगह को। ठीक है, कि यहाँ पे भी इन्वेडर्स अटैक कर नहीं सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज था मगध किंगडम को। ठीक है, तभी मगध जो है इतना ज़्यादा, सभी डायनेस्टी ने इतना ज़्यादा रूल किया। ठीक है, सो इन द फर्स्ट we'll talk about Haryanka dynasty which ruled Magad kingdom. Haryanka dynasty ruled from 544 to 413 BC, we can say. ओके, सो हरियाणका डायनेस्टी ने इतने साल तक रूल किया. द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पावरफुल रूलर अमंग देम वाज बिंबिसार. He had founded the Haryanka dynasty and he was the most powerful ruler among them. Okay, among all the rulers which ruled the Haryanka dynasty, was the most powerful as he has founded the Haryanka dynasty. Okay, so इसने बहुत सारे, ये तो एक पहली सबसे बड़ी बात तो ये लॉर्ड बुद्धा का डिवोटी था. ठीक है, और देखा जाए he was very much devotee of लॉर्ड बुद्धा. ठीक है, उसके बाद ही expanded the kingdom through matrimonial alliances.
had extended the kingdom through matrimonial alliances, ठीक है। बहुत सारे तीन शायद महाजनपद को इसने कैप्चर कर लिया था सिर्फ मैट्रिमोनियल रिलेशंस के जरिए। मैट्रिमोनियल रिलेशंस क्या होते हैं कि उस जगह के यानी जो दूसरा किंगडम थी वहाँ की महारानी से शादी करके, जब महारानी से शादी कर ली तो वो महारानी तो इनके घर आ गई, तो किंगडम अपने आप ही इनका हो गया। या एक टाइप से होता है ना कि इज्जत इनकी बढ़ गई ना, कि जब शादी करके लिया है वहाँ की महारानियों से तो इनकी इज्जत हो गई ज़्यादा, क्योंकि ये हस्बैंड थे, ठीक है। पैट्रियार्कल सिस्टम एक टाइप से कह सकते हैं कि हाँ ये पैट्रियार्कल सिस्टम में ही आता है, लेकिन ये नहीं कि इसी के जरिए उन्होंने अपना किंगडम और एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। आई थिंक कोसला किंगडम, ठीक है, और भी सारे किंगडम थे, उन्होंने कॉन्कर किए थे मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए। उसके बाद कुछ इन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट से भी किए थे, वॉर लड़के। ही हैड कॉन्कर्ड अंगा किंगडम था, इन्होंने कॉन्कर किया था, ठीक है। तो सारे इनके बिम्बिसारा के सारे मतलब किंगडम्स जितने साल इन्होंने रूल किया, इन्होंने ये सब किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो आते हैं आफ्टर बिम्बिसारा वो हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो रूल किया था वो था 492 BC टू 460 BC। 492 BC टू 460 BC अजातशत्रु ने रूल किया। अच्छा, अजातशत्रु भी पावरफुल थे, पावरफुल किंग ही थे, ओके। तो इन्होंने भी अपने कॉन्क्वेस्ट से ही इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड अपना किंगडम किया, ठीक है। सो कोसला और काशी के जो थे किंग्स, इनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया था, ठीक है। ये डिफीटेड द किंग्स ऑफ कोसला एंड काशी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मगध किंगडम rose to a very powerful position in his time, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम, एज अ पावरफुल किंगडम की तरह, बहुत एक पोजीशन की तरह रोज हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब उस टाइम पे इनके रूल के टाइम पे 36 जो थी टेरिटरीज इनके अंडर आती थी, ठीक है। मगध किंगडम कवर्स अराउंड 36 टेरिटरीज। 36 टेरिटरीज जो हैं इनके पीरियड में टोटल जो थी मगध किंगडम ने एक्सपैंड करी थी, ठीक है, इनके अंडर आ गई थी, ओके। अच्छा, अजातशत्रु के बाद जो आए थे वो थे उदयन आए थे, ठीक है। उदयन का कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था किंगडम को लेके, लेकिन तब भी ये पावरफुल थे। इन्होंने एक काम किया था जो बहुत फेमस था, कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। ये शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम shifted the capital from राजगिरिया टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज के टाइम के प्रेजेंट पटना को कह सकते हैं हम लोग, पटना ही को हम लोग पाटलिपुत्र कहते थे पहले। तो इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी जो कि राजगिरिया में थी, इन्होंने पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। ये इनका एक मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाकी ये भी पावरफुल थे लेकिन इनके सक्सेसर्स वीक थे, ओके। सो हिज सक्सेसर्स वर वीक। इसके बाद इनके जितने भी सक्सेसर्स आए वो वीक थे। जब सक्सेसर्स वीक होंगे तो वो आपसी में अपने आप ही मतलब अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में, तो डायनेस्टी ज़्यादा से ज़्यादा चल नहीं पाई, ठीक है। सो हरियनका डायनेस्टी 413 BC में आते आते ख़त्म हो गई थी। और फिर हरियनका के बाद जो आई थी इम्पॉर्टेंट
शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जो है आई थी हरियनका डायनेस्टी को जो टेक ओवर किया था, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी कब तक रही थी? 412 टू 344 BC, इतने टाइम तक शिशुनाग डायनेस्टी ने रूल किया। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी क्लास 6 के हिसाब से, इसके हम लोग डिटेल क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो शिशुनाग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स का बस नाम देख लेते हैं, जो थे शिशुनागी, जिन्होंने डायनेस्टी को वो डिस्कवर किया था डिस्कवर किया, डायनेस्टी को लाए थे ये, तो फाउंड किया था। उसके बाद शिशुनाग के बाद जो इम्पोर्टेंट थे, जो थे इम्पोर्टेंट रूलर्स, काला शोका थे और काकावर्ना भी थे। ये थे इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी भी ज़्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि काकावर्ण के बाद भी कोई इंपॉर्टेंट मतलब मेन रूलर बचा नहीं था, जो पावरफुल रूलर जो कि रूल कर पाता है शिशुनाग डायनेस्टी को। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हम लोग देखते हैं जो आई थी एट द लास्ट, वो थी नंदा डायनेस्टी। ओके, नंदा डायनेस्टी जो थी, शादी है किसी की तो बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं, सो आई थिंक तभी डिस्टर्बेंस भी एक हो रहा है। सो नंदा डायनेस्टी जो चलती है वो चलती है 305 टू 321 BC, 345 से 321 BC तक नंदा डायनेस्टी चलती है। नंदा डायनेस्टी के बाद सीधे मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है, मौर्यन किंगडम स्टेब्लिश हो जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मौर्यन डायनेस्टी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नंदा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट जो रूलर थे, जिन्होंने सबसे पहले नंदा डायनेस्टी फाउंड की थी, वो थे महापद्मानंदा, इन्होंने ही नंदा डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी। उसके बाद जो सबसे लास्ट रूलर थे वो हम लोग देखेंगे, वो थे धनानंद। धनानंद जो थे वो बहुत ही अनपॉपुलर रूलर थे, कह सकते हैं बहुत ही अनपॉपुलर रूलर थे और बहुत अनजस्ट रूलर भी थे। इनके टाइम पे हाई टैक्स, बहुत पब्लिक से हाई टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ड्रॉट भी इन्हीं के टाइम पे, मतलब फार्मिंग के कोई ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा था, ठीक है। लगातार ये सबसे बहुत ज़्यादा वो थे, रूड थे, बहुत रूड रूलर थे, ठीक है। तो अपनी जनता से या पब्लिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिनकी वजह से ये हार गए थे। ऐसा हुआ था, चाणक्य जो थे वो इनके ही दरबार में पहले थे, ठीक है इनके दरबार में आए होंगे, तो धनानंद जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी, यानी बहुत ज़्यादा रूडली कह दिया था चाणक्य को। तो चाणक्य को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं इस बात का बदला लूँगा कि मैं आपकी डायनेस्टी ही ख़त्म कर दूंगा। और उन्होंने लिया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके ये डायनेस्टी धनानंद को हरा के डायनेस्टी को ख़त्म करके अपनी मौर्य किंगडम को स्टेब्लिश किया। और चाणक्य का उस टाइम पे ये बदला पूरा हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाणक्य के ईगो पे बात आ गई थी, तो इसीलिए मेल ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका क्या हल होता है कि पूरी की पूरी एक डायनेस्टी या पूरा पूरा किंगडम ही खत्म हो जाता है सिर्फ मेल ईगो को हर्ट करने से, ठीक है। तो चाणक्य को इसका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है या बहुत ज़्यादा एक रिवॉर्ड जाता है कि नंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी मौर्य किंगडम को स्टेब्लिश किया। बिना उनके ये किंगडम स्टेब्लिश नहीं हो पाता। या अगर कह सकते हैं कि ये मतलब एक सोच की बात है कि पर्सपेक्टिव है कि कह सकते हैं कि अगर धनानंद उनके साथ बहुत सही तरीके से पेश आते तो शायद चंद्रगुप्त भी कुछ बन ना पाते, मतलब बहुत टाइम लगता किंगडम स्टेब्लिश करने में। लेकिन 321 BC में मॉडर्न किंगडम एम्पायर स्टेब्लिश हो गया था। ओके, सो धनानंद वाज द लास्ट ऑफ द रूलर ऑफ अमंग द नंदा डायनेस्टी। ओके, अच्छा, नंदा डायनेस्टी के टाइम पे ही क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो गया था। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर हैड इन्वेडेड द इंडिया अराउंड समथिंग 326 BC। 326 BC का टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेशन कर दिया इंडिया पे। वो झेलम के जरिए जो है इंडिया आए थे। वहाँ के जो रूलर थे पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस, बहुत फेमस कहानी है। उन्होंने पोरस को डिफीट किया, हालांकि मारा नहीं लेकिन कैदी बना दिया था और बाद में छोड़ भी दिया था। तो वहाँ से पहले झेलम डिफीट किया,
झेलम में पोरस को डिफीट किया और भी बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स को डिफीट करते गए, आते गए, लेकिन ये नंदा डायनेस्टी तक नहीं पहुंच कर पाए। नंदा डायनेस्टी उस टाइम पे समझ लिए पाटलिपुत्र यानी बिहार में ही थी, तो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। इनके सोल्जर जो थे सबसे पहले गिरीश से निकले थे ये, और पूरी दुनिया को इन्वेड करना था इनका पूरा सपना था। तो उस टाइम पे ये जब तक इंडिया आया और जब तक यहाँ तक आए तब तक बहुत सोल्जर्स इनके थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कह दिया था कि अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी झेलम से या नॉर्थ दिल्ली से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऊपर से इन्होंने सुन लिया था कहीं से कि ये जो नंदा डायनेस्टी बिहार में जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी जो पाटलिपुत्र में है नंदा डायनेस्टी और इनके रूलर जो है धनानंद, ये भी बहुत पावरफुल है। और हाँ, उस टाइम पे ये पावरफुल थी, मतलब नंदा डायनेस्टी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। मतलब अगर बताया जाए कि इनकी आर्मी जो थी मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी से भी कहीं ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने सुन लिया था। हालांकि ऐसा सच नहीं था, क्योंकि धनानंद जो थे बहुत अनपॉपुलर और लाइक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे। अगर लड़ाई होती तो शायद धनानंद हार भी जाते, लेकिन अगर ऐसा सुन लिया था तो एक फियर आ गया था अलेक्जेंडर की आर्मी को, अलेक्जेंडर को भी, तो इसलिए अलेक्जेंडर वापस लौट गए थे। तो नंदा एम्पायर उस टाइम पे वैसा का वैसे ही नंदा डायनेस्टी जो थी को हट नहीं किया था अलेक्जेंडर ने। तो और उसके बाद फिर नंदा डायनेस्टी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गया था। तो अलेक्जेंडर इन्वेशन हुआ था। अच्छा, इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर के इन्वेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया था। सो इसी इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन इन इंडिया। सबसे पहला जो इम्पैक्ट क्या था, कल्चरल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था। कल्चरल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक। और ये कल्चरल कॉन्टैक्ट किस फॉर्म में निकला? गंधारा आर्ट के फॉर्म में ये कॉन्टैक्ट बाहर निकल के आउटपुट आया। गंधारा आर्ट बहुत फेमस एक आर्ट फॉर्म है जो कि उस टाइम पे डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैनी ग्रीक हिस्टोरियंस also came to India with Alexander। बहुत सारे ग्रीक हिस्टोरियंस भी इंडिया पे आए थे, ठीक है। यूरोप, जैसे ग्रीक यूरोप में था, तो यूरोप जो थे, यूरोप का बहुत ज़्यादा सबसे पहला कॉन्टैक्ट जो था इंडिया से पड़ा, ठीक है। तो यूरोप भी बहुत ज़्यादा क्लोज आया था, तो यूरोप ऑल्सो केम क्लोजर टू इंडिया। उसके बाद मैनी स्मॉल किंगडम्स या नॉर्थ के जो किंगडम्स थे, नॉर्दर्न किंगडम्स, मैनी स्मॉल किंगडम्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो इसका बेनिफिट किसको मिला? इसका बेनिफिट मिला चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि अब उनको ये छोटे किंगडमों से लड़ना नहीं पड़ा, ठीक है। उनको सिर्फ एक मेन नंदा डायनेस्टी यानी नंदा जो किंगडम था उससे ही लड़ना था। ये स्मॉल किंगडम्स की उनको अब कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। सो ये इम्पैक्ट है अलेक्जेंडर के इन्वेशन का। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। सो अब इस यहाँ तक हम लोग का हो गया, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या द राइज ऑफ द मौर्य एम्पायर और द मौर्य किंगडम। एम्पायर ही हम लोग कहेंगे, ठीक है। बहुत फ़र्क होता है किंगडम, एम्पायर, डायनेस्टी, इन सब में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मौर्य एम्पायर की बात करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हरियनका डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है, लेकिन मौर्य एम्पायर कहलाया जाएगा, ओके, या किंगडम कहलाया, या मगध जो था वो किंगडम था, ठीक है। तो किंगडम, डायनेस्टी, एम्पायर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू अशोका एंड अदर्स, okay, so I think this is enough for today. So if you have any doubt then let me know in the comment section, and thank you for watching this video.